हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के चैप्टर 5 की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, डिसोल्यूशन की और कैसे कौन कौन से केस हैं जिसमें डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का और फर्म का। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म का और पार्टनरशिप का, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपके कॉमर्स से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, on the death of a partner, the according treatment regarding goodwill, revaluation of assets and reassessment of liability, accumulated result and undistributed profits are similar to that of the retirement of a partner। यानी कि जैसा मैंने आपको रिटायरिंग के केस में बताया था कि रिटायरमेंट में जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है, सेम उसी तरह का ट्रीटमेंट हमारा जब डेथ हो जाती है पार्टनर की तब किया जाता है। यहाँ पर हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि जब डेथ होती है किसी भी पार्टनर की, तो वहाँ पर असेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसके प्रॉफिट जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमारा रिटायरिंग के केस में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। यानी कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट का अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट है जो उसकी कैपिटल पर है वो दी जाएगी, इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी कि अगर इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट दे रखा है डीड के अंदर कि हाँ इंटरेस्ट दी जाएगी, तो जब उसकी डेथ हुई है यानी कि उस टाइम पीरियड तक फिर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा डिसीज पार्टनर का। उसके बाद है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। जो भी गुडविल होगी उसका शेयर भी उसको वहां पर दिया जाएगा। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रह गए हैं, रिजर्व रह गए हैं, उसका शेयर भी डिसीज पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लेगा। फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। यानी कि रिवैल्यूएट किया जाएगा असेट्स को, लाइबिलिटीज को, उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो दे दिया जाएगा जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर्सन का। अब देखिए यहाँ पर आते हैं द फॉलोइंग अमाउंट्स आर डेबिटेड। अब वो तो हमने बताया था कि वो किस तरह के अमाउंट थे। वो अमाउंट थे कि किस तरह का यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा या किस तरह वो वहाँ पे क्रेडिट के इंटाइटल होंगे उसको लेने के लिए। अब यहाँ पर ये बताया गया कि कौन कौन से अमाउंट जो हैं वो डिसीज पार्टनर के अकाउंट में क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को अगर किसी भी तरह का उसका ड्राइंग है तो वहाँ पे डेबिट किया जाएगा, यानी कि वहां से उसको कट के तब जो भी रिमेनिंग अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो उसको दिया जाएगा। फिर अगर उसने कोई भी ड्राइंग की है तो ड्राइंग की है उस पीरियड की, उसको वहां पे इंटरेस्ट भी चार्ज की जाएगी, तो वो भी वहां पे क्या की जाएगी, डेबिट की जाएगी। फिर है शेयर ऑफ लॉस। अगर रिवैल्यूएट करते समय पता चलता है कि कोई भी किसी तरह का लॉस है, ये लॉस है फ्रेंड्स, अगर वो लॉस है तो वहां पर भी क्या होगा, वो लॉस को डेबिट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से आप ये मान के चलिए कि अगर किसी भी तरह की उसकी वहां पर लाइबिलिटीज बनेगी कि इसको पे करना था लेकिन अब इसकी डेथ हो गई है, तो वहां पर उसका जो अकाउंटमेंट एक प्रिपेयर किया जाएगा। लास्ट में अगर कोई असेट्स होंगी तो वो उसके क्रेडिट कर दी जाएंगे, और कोई ऐसे उसके एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट करके रिमेनिंग जो भी बैलेंस बचेगा या लिया जाएगा वो वहां पे शो कर दिया जाएगा। और वो उसी तरह से ट्रीटमेंट सारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ होगा। अगर कोई अमाउंट बचता है तो उसको दे दिया जाएगा, नहीं तो वहां से उसको कट कर दिया जाएगा। ठीक है, शेयर ऑफ लॉस डेट हैव अकर्ड टिल दी डेथ ऑफ हिज और हर डेथ। यानी कि ऐसा कोई भी लॉस है जो अकर होता है उसकी डेथ के टाइम तक, तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं कैलकुलेशन पर कि कैलकुलेशन कैसा होगा। अगर कोई भी डेथ होती है किसी पार्टनर की तो वहां पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। देखिए, प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करने के दो मेथड बताए गए हैं। एक है हमारा टाइम बेसिस, दूसरा है हमारा टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अब एक के बाद एक यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टाइम बेसिस के अंदर किस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस पर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम।
टाइम बेसिस पे देखिए इस केस के अंदर इट इज अज्यूम दैट द प्रॉफिट हैज बीन अर्न यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। ये यहाँ पर टाइम बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि उसने थ्रू आउट जो भी प्रॉफिट हुए हैं वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, अर्न किए गए हैं उसके द्वारा। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर हम टर्नओवर की यहाँ पर बात करें या फिर सेल्स बेसिस पर लेके चलें, तो इस मेथड में ये कहा गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा और टोटल सेल्स लास्ट ईयर जो भी हुई होंगी लास्ट ईयर के बेसिस पे यानी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। द प्रॉफिट अप टू द डेथ इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि जो भी उस पर्सन ने लास्ट ईयर जो भी सेल उसके द्वारा हुई होगी उसके बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाता है और उसी रेट पर यहाँ पर उसको दे दिया जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर। देखिए पार्टनरशिप के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाएगी सभी पार्टनर्स की लाइफ्स के लिए, और इसका जो प्रीमियम होता है वो कौन देता है, वो देगा हमारे फर्म। और जब भी किसी पार्टनर का डेथ होता है या फिर किसी भी तरह का ऐसी अनहैपनिंग हो जाती है जो कि वहाँ पर उसको कंपनी को बेयर करना है सारा लॉस, तो वहाँ पर इसका जो भी अमाउंट होगा वहाँ से उसको क्या किया जाता है, वहाँ से उसके खर्चे सारे कर दिए जाते हैं। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर अचानक से कोई खर्चा ना आ जाए, इसके लिए पहले से एक यहाँ पर पॉलिसी लेके रखी जाती है, जिससे कि अगर कोई खर्चा आता है तो पॉलिसी का जो भी अमाउंट मिलेगा उससे उस खर्चे को पूरा कर लिया जाए। ठीक है, अब इसमें या तो कोई डेथ होगी किसी पार्टनर की या फिर जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी आएगी, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाता है, वो पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिल जाता है। इसका देखिए मेन पर्पस यहाँ भी लिखा हुआ है, टेकिंग सच अ पॉलिसी इज टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप ऑफ द इवेंट ऑफ पेमेंट ऑफ अ लार्ज सम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज पार्टनर। यानी कि कोई पार्टनर अगर की डेथ होती है या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको अमाउंट दिया जाता है, तो वहां पर उसको अमाउंट वो इतना सारा कहाँ से आएगा, तो इसीलिए इन सब को देखते हुए एक पॉलिसी ली जाती है जिसके बेसिस पर उस पॉलिसी के अमाउंट से कोई डिसीज पार्टनर होता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दिए जाते हैं, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो वहां पर उसके पैसों से उसको अमाउंट दिया जाता है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसलिए ली जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिएशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए क्रिएशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी की यहाँ पर बात करें तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम बनाएंगे तो वहाँ पे प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जो प्रीमियम दिया जाता है वो एज ए एक्सपेंस यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि देखिए आप प्रीमियम देंगे तो आपके पास क्या होगा, एक खर्चा हो गया ये आपका, कि आपको हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद जो भी आपने टाइम बना के रखा है उसके बेसिस पर आपके पास से अमाउंट जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, और आपको सबको पता है कि एक्सपेंस हमारे सारे कैसे होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू द पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। अब क्रेडिटेड यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी, मैंने एक दो क्वेश्चंस पढ़े थे, वहाँ पर स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ये अकाउंट डेबिट करना है या ये अकाउंट क्रेडिट करना है, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो हम इस पर भी एक क्लास ले लेंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है। बहुत ईजी है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेंगे कि ये अकाउंट हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम हमारा खर्चा था इसलिए डेबिट हुआ, और बैंक हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। At the end of the year, amount equal to premium is transferred from P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जब वो इक्वल हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसमें, पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में। आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू बाय डेबिटिंग द लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। अब जो लाइफ पॉलिसी का जो रिजर्व अकाउंट होता है वहाँ पर उसको डेबिट कर दिया जाता है इसकी सरेंडर वैल्यू से। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब हम अगर आप क्वेश्चन कहेंगे तो एक बार हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी इसको डिस्कस करके ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं डिसोल्यूशन पे। अब डिसोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशंस
शिप अमंग दी पार्टनर, यानी पार्टनरशिप के बीच जो भी रिलेशन हुआ है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि अब उसको आगे नहीं चलाएंगे, उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, यही हमारा डिसोल्यूशन कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 में इसको बताया गया है कि द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब सभी जितने भी कंपनी में पार्टनर्स हैं उनके बीच अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशन होता है, वो टूट जाता है, तो ये कहा जाता है कि जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सारे पार्टनर्स होने चाहिए तभी फर्म का डिसोल्यूशन होगा। इट इम्प्लाइज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर, यानी कि पूरी तरह से उनके बीच जो रिलेशन था वो ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर फर्म का हमने डिसोल्यूशन बोला है। अगर सारे पार्टनर्स इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो गया है। फर्म कभी भी पार्टनर को छोड़कर डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन पार्टनर्स फर्म को छोड़कर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो जाती है लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो बनी रहती है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म भी हमारी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए, बिजनेस एक्टिविटी कम्स टू एंड, यानी कि जब पूरी एक्टिविटीज जो है हमारे बिजनेस की वो सारी खत्म हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, देखिए अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, द एक्ट ऑफ एंडिंग ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इट मे नॉट क्लोज द बिजनेस। अब देखिए, कोई भी पार्टनरशिप है उसके अंदर कोई भी जो एग्रीमेंट हमने किया था, जो पुराने पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था वो टूट गया। अब एक नया एग्रीमेंट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? या तो एडमिशन हुआ है किसी पार्टनर का, या रिटायर हुआ है कोई पार्टनर, या फिर किसी की डेथ हुई है, तो इस वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट या नया एग्रीमेंट उन्हें करना पड़ा। तो इस वजह से क्या है, पार्टनरशिप क्या है, वो उसका डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन फर्म तो अभी बनी हुई है क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना बंद नहीं किया, सिर्फ वहां पर एक नया एग्रीमेंट बना है, इसलिए इसको पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन बोला गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के अंदर ABC थे, अब वो तीनों काम करते थे, अब वहां पर एक नया पर्सन आ गया D। अब ये लोग की पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट था कि हम इतना शेयर करेंगे, कि ये होगा, इसकी इतनी लायबिलिटी होगी। अब जब D आया है तो उसके साथ भी उन्हें प्रॉफिट लॉस शेयर करना पड़ेगा, उसको भी कुछ ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट उसको कैंसिल कर दिया, उन्होंने नया बनाया। तो यानी कि उनका जो बिजनेस था वो तो बंद नहीं हुआ, बट एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो नया बनाया है डी को मिलाकर। तो यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, फर्म का नहीं हुआ है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप ये समझ लेंगे तो आपको दोनों मीनिंग अपने क्लियर हो जाएंगे। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की वहां पर बात करें तो यहाँ पे क्लोज फर्म का जो बिजनेस होता है वो क्लोज हो जाता है, देन द असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, यानी कि जो बिजनेस है उसमें पूरी एक्टिविटी बंद हो गई है, उसकी एसेट्स जो थी वो सेल कर दी हैं, जो भी लाइबिलिटीज थी उसको पे कर दिया है, और जो रिमेनिंग जो भी बैलेंस बचा था रिजर्व का या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो वो कहलाता है पार्टनरशिप फर्म। यानी कि इसमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो आगे बिजनेस अपना कंटिन्यू नहीं करेंगे, और जो पार्टनरशिप होती है उसमें आगे वो बिजनेस अपना कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है। और एग्जाम में इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना क्या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होना कहलाता है, या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये दोनों ही टर्म्स क्लियर हैं। अब हम आ जाते हैं, अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन है वो हो जाता है। देखिए, फर्स्ट है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो चेंज कैसे हुआ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि नया पार्टनर आया, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर कोई पार्टनर चला गया,
तो अब वो उनके साथ शेयर नहीं करेंगे उस प्रॉफिट को, अब वो आपस में शेयर करेंगे, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना है, इसीलिए पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। फिर है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट के केस में, या फिर इनपल्शन के केस में। इनपल्शन का मतलब यहाँ पे होता है कोई पार्टनर निष्क्रिय है, यानी इनएक्टिव सा हो गया, डेथ हो गई उसकी, इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर। इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या होता है, वो पार्टनर अब कोई काम ही नहीं कर सकता, तो उसको निकाल देते हैं। फिर बाद में जो भी सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं उनके बीच में वो बिजनेस किया जाता है, ठीक है। या फिर इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कोई पार्टनरशिप थी, उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए काम करेंगे, लेकिन अब वो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो 5 साल तो पूरे हो गए, तो वहां तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो बिजनेस बंद नहीं करेंगे, एग्रीमेंट बस उन्हें दूसरा करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। तो यहाँ पर इस केस में भी क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, लेकिन फर्म उनकी बनी रहती है, ठीक है। अब आ जाता है ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। देखो, दो कारण हैं इसके। फर्स्ट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के बिना दखल के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना। सेकंड है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की आज्ञा से करना, ठीक है। अब कोर्ट के बिना आज्ञा के किस तरह से किया जाता है, देखिए फर्स्ट है हमारे बाय कंसेंट, यानी कि ये हमारा किसके अंदर डिफाइन किया गया है, आप नोट कर लीजिए सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 में ये बताया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है किसी भी टाइम पर, अगर सारे पार्टनर्स उस कंपनी के सहमत हैं, तो यानी कि उन सबकी कंसेंट से यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पर किसी भी कोर्ट के यहाँ पर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा बाय एग्रीमेंट, यानी कि ये भी हमारा किसके अंदर बताया गया है, सेक्शन 40 में बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उनकी पार्टनरशिप डीड में एक सेपरेट उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट उनका पूरा हो चुका है, तो वहां भी उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन ये हमारा देखें यहाँ पर सेक्शन 41 में बताया गया है। इसमें ये बताया गया इन केस अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो पूरी होती हैं, तो वहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट कौन सा है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और अगर सिर्फ एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंपनी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, जो भी फर्म है, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड अनलॉफुल बिजनेस, यानी कि कोई भी अगर फर्म कोई इस तरह का बिजनेस करती है जो कि अनलॉफुल है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा बिजनेस है या जो हमारी फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे कि कोई आपने ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस किया जो कि हमें नहीं करना था, हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, फिर भी हमने उसके साथ बिजनेस कर लिया। या फिर कोई ऐसा बिजनेस करा जिसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको इसका बिजनेस नहीं करना है, तो इस तरह से भी वो वहाँ पे अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा और हमारी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ ऑन दी हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंट इवेंट। अब कोई कंटिजेंट इवेंट होता है, वहां पर भी हमारा जो फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है। ये हमारा बताया गया है सेक्शन 42 में, ठीक है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। अगर कोई फॉर्म है, ठीक है, वो किसी फिक्स पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो अपने आप खत्म हो जाएगी। थर्ड है ऑन अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क। अगर आप कंपनी कोई भी फर्म किसी स्पेशल टास्क के लिए फॉर्म की गई थी कि हमें ये अचीव करना है, और वहां पर उसका जो भी टारगेट था वो उसने अचीव कर लिया, तो वहां पे कंपनी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वहां पे पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर हम यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की बात करें, तो देखिए इंसॉल्वेंसी में यहाँ पर
जो कोई भी ऐसा पार्टनर है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी वहाँ पर वो उनका क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में भी आएगा और ये पार्टनरशिप फॉर्म में भी आएगा, इस तरह की चीज़ है। फिर है रेजिग्नेशन, अगर कोई पार्टनर रेजिग्नेशन दे देता है तो भी वहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि डेथ, इंसॉल्वेंसी और रेजिग्नेशन ये तीनों हमने पार्टनरशिप में पढ़े थे। तो प्लीज़ आप इन 3 पॉइंट को अभी छोड़ दीजिएगा, मैं आपको और कंफर्म करके बता दूंगी, क्योंकि मैं ही खुद कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाहती। तो आप प्लीज़ इन 3 पॉइंट को टिक करके रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक बार मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ, इंसॉल्वेंसी और रेजिग्नेशन ये हम पहली वाली जो पार्टनरशिप थी उसमें भी डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पर हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्म की। तो इन 3 पॉइंट को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिफ्थ है हमारा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन ऑफ बाय नोटिस की बात करें तो देखिए, ये सेक्शन 43 में हमें बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप किसी विल पर बनाई गई है तो वहां पर क्या होगा, एक रिटन नोटिस देकर वहां पर वो पार्टनरशिप बंद की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसी विल थी कि हम ये पार्टनरशिप करेंगे और वहां पे पार्टनरशिप उनकी वो विल पूरी हो गई है, तो वहां पर भी एक नोटिस देकर उसको बंद किया जा सकता है। वहां पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा होती है। फर्स्ट है इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। इंसैनिटी ऑफ पार्टनर की बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर एप्लीकेशन देता है कोर्ट में तो वहाँ पर ये इस तरह का डिसोल्यूशन हो जाता है अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड है। यानी कि आपने अ, कोई भी फर्म के अंदर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि अनसाउंड माइंड का था, लेकिन उसको आपने पार्टनर बना लिया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें से अगर कोई भी पार्टनर जाके कोई एप्लीकेशन देता है कोर्ट के अंदर कि हमारे बीच एक ऐसा पार्टनर है जो कि अनसाउंड माइंड का है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे पार्टनर बना रखा है कुछ पार्टनर्स ने मिलके, तो वहां पर इस तरह के केसेस में जो फर्म होती है वो वहां पे डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे उसका डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि आपने उसको बनाया है। हो सकता है कि बाहर इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना हो, किसी को ना पता चले। ठीक है, फिर है इस तरह की चीजें क्यों बना ली जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे, आपने पता है आपको कि पार्टनरशिप क्या होती है, कोई भी बना सकता है, किसी को भी लेके बनाया जा सकता है। तो प्रॉफिट को ज्यादा लेने के चक्कर में कोई पार्टनर ने अपने किसी सन को या फिर अपने किसी रिलेटिव को वहां पे जो अनसाउंड माइंड का था, सिर्फ शेयर लेने के लिए, जो भी प्रॉफिट का शेयर है उसको लेने के लिए वहां पर उसको पार्टनर बना दिया। तो इस केस में कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो हो जाती हैं। ठीक है, फिर है इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर। इनकैपेबिलिटी ऑफ द पार्टनर का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल घोषित हो जाता है, ठीक है, या फिर उसको जो भी ड्यूटीज दी गई हैं, जो भी उसके राइट्स हैं, जो कुछ भी उसको ड्यूटीज प्रोवाइड कर रही हैं उनको वो ठीक से कर ही नहीं पाता, तो यहाँ पर इस केस में भी एक नोटिस देकर यहाँ पर और पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक पार्टनर के द्वारा कोर्ट से यहाँ पे डिसोल्यूशन करवाया जा सकता है। फिर है मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, अगर किसी भी तरह का फर्म में लॉस करता है और वो अपनी इच्छा से कर रहा है इस तरह का, तो वहां पे अदर पार्टनर जाके एक नोटिस देकर उस फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। फिर है कांस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर ऐसा है जो कि बार बार जो भी रूल्स हैं एग्रीमेंट के वो तोड़ रहा है, जो भी आपने मेंशन करे थे अपने पार्टनरशिप डीड में उनको वो नहीं मान रहा है, उनको तोड़ रहा है, तो वहां पर कोई भी पार्टनर जाके सेम वही प्रोसीजर है, एक एप्लीकेशन देनी होगी, आप वहां पे खुद के साइन या फिर और पार्टनर्स के साइन करवा कर दे सकते हैं और वहां पे उस फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हम सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर किसी पार्टनर ने अपने जो भी इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर किया है तो वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। फिर है कॉन्टिन्यूस लॉसेज। अगर कोई फर्म कंटिन्यूसली लॉस में जा रही है तो इस तरह से भी वहां पे कोर्ट उनको एडवाइस करेगी कि वहां पर आप अपने फर्म को डिसॉल्व कर दें। ठीक है, वो एक ऑर्डर देके आपके फर्म को डिसॉल्व कर देगी। फिर है जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर जो कोर्ट होती है वो ऑर्डर देती है डिसोल्यूशन का ऑन एनी अदर ग्राउंड, मतलब कोई और भी चीजें हो सकती हैं, कोई और भी ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर अब तो इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि इसके आगे रन करने से कोई भी फायदा नहीं है। एक तो ये लॉस में जा रही है, ऊपर से इसके पार्टनर सही नहीं है, पार्टनर्स इसमें
जो भी अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट के अंदर जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं, तो वहाँ पर उस केस में कोर्ट को अगर लगता है अपने ऊपर कि हाँ इस केस में अब तो फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वहाँ पर उसको डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हमने जाना कि डेथ के केस में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, कंपनी कब डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्व क्या कहलाता है, पार्टनरशिप का डिसॉल्व क्या कहलाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।